हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जॉर्ज सर से किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे को या किस तरह के कस्टमर हमारे पास आते हैं रिटेल सेगमेंट में। रिफाइंड जो रिटेल सेगमेंट है हमारा, जिसमें हाउसिंग लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के ज़्यादातर कस्टमर हमें अप्रोच करते हैं। उनको एक लेवल ऑफ कस्टमर है, मतलब 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा के प्रोफाइल के कस्टमर्स, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उन केसेस में किस तरह की दिक्कतें आती हैं, वो सर थोड़ा सा गाइड करेंगे। नमस्कार। बेसिक प्रॉब्लम्स अगर देखी जाए तो फर्स्ट आता है इनकम इश्यूज आते हैं। बेसिकली जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उसमें बेसिकली इनकी जिसकी इनकम ITR कम दिखाया जाता है, उसमें बेसिक देखा जाए तो उसमें हम डिफरेंट NBFCs और बैंक्स के अलग अलग एलिजिबिलिटी प्रोसेस होते हैं। मीनवाइल हम इसमें एनालाइज करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी कहाँ और किधर आपका प्रोसेस होगी, उस जगह हम अप्रोप्रिएट हम उसमें लॉग इन करके आपका आगे बढ़ाया जाएगा। सर जैसे हाउसिंग लोन तो ठीक है, जैसे होम लोन जो हम बात करें कि सैलरीड कस्टमर को मिल जाता है, या लैब के लिए भी जो बड़े कस्टमर्स आते हैं 1.5-2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का लैब हाउस सैलरीड कस्टमर भी हमारे पास आता है क्या? ऐसा अप्रोच होता है? लैब के लिए सैलरीड कस्टमर बिल्कुल आता है, और आजकल नहीं, मैं बड़े सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, बड़े सेगमेंट में भी आजकल 2-3 बैंक्स हमारे पास आए हैं जिसमें 5 करोड़ या 10 करोड़ भी लैब चाहिए, तो सैलरीड सेगमेंट में भी लैब आजकल अवेलेबल है। तो सर इसमें बैंक किस तरीके से अप्रोच करता है, मतलब क्या अप्रोच रहती है बैंक की कस्टमर के लिए, ऐसे बड़े सेगमेंट में जहां पर सैलरीड कस्टमर लैब के लिए आ रहा है? बेसिकली देखो, मतलब आइडियली जैसे लैब आप बात करोगे, अगर आप 5 करोड़ की अगर एक सैलरीड कस्टमर 5 करोड़ चाहिए एक सैलरीड कस्टमर मैं ऐड ऑन करूंगा। सर का शायद पूछने का रीजन ये था कि भी सैलरीड कस्टमर को एंड यूज जस्टिफाई कैसे करता है बेसिकली। हाँ, मतलब वो पैसे का इस्तेमाल क्या करें। एग्जैक्टली। बेसिकली अगर हम बात करेंगे अगर 5 करोड़ का, ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर बैंक क्रेडिबिलिटी दिखेगा कि एक सैलरीड आदमी को 5 करोड़ क्यों चाहिए, इधर वो अपना सेफ्टी, दैट मीन्स अपने 60 ईयर्स के बाद वो एक ऐसा रेंटल इनकम बना रहा हो, या अपना फ्यूचर इनकम को अपने वाइफ के लिए या अपने बच्चे के लिए एक नया बिजनेस प्रपोजल बना रहा हो, तो उसके बेसिस में हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। बट सर इस तरह के केस में तो हम लोग जो है स्टार्टअप्स की स्कीम हमारे पास अवेलेबल है, स्टार्टअप हम कर लेते हैं। एग्जैक्टली। अब स्टार्टअप की बात करेंगे तो देखो सर, स्टार्टअप्स में आपके बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगे कि आपको GSTs लेके आना पड़ेगा, MSME सेक्टर में लेके आना पड़ेगा। और इतने बड़े अमाउंट का अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो GST क्यों नहीं लेगा, MSME क्यों नहीं लेगा, या अदर फॉर्मेलिटीज जैसे लाइक फायर है या कुछ है, तो उनमें क्यों नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर सेटअप में क्यों नहीं जाएगा अगर 4-5 करोड़ रुपए कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो? फाइन, लेट मी टेक यू ऑन अ डिफरेंट लेवल। सपोज आपका बेटा है, आपका बेटा अभी एक प्रोजेक्ट आपने सोच लिया है, आप लोगों ने प्रोजेक्ट सोचा है, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रहा है अप्रॉक्स 3 करोड़ और 3.5 करोड़ और समथिंग। अगर आप स्टार्टअप लोन के लिए आप जाएंगे तो आपको फॉर्मेलिटीज A to Z आपको एक बार स्टार्टअप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इनकम है, आई हैव 10 लाख रुपीज ऑफ इनकम, मेरे पास 10 लाख का मंथली सैलरी है, मेरे पास कैपेबिलिटी है, तो मैं क्या करूंगा, ईदर आई विल टेक इट, मैं उसे अवेल करूंगा फ्रॉम अ बैंक से, और उसको एक OD फॉर्मेट में मैं पैसा उसको कैप्चर करूंगा। जैसे OD, जैसे ड्रॉपलाइन OD होता है, मैंने 5 करोड़ ड्रॉपलाइन OD में डाल दिया, और जितना चाहिए मैं उसको स्टार्टअप में नए चीज़ों में मैं स्टार्टअप करूंगा, अपने बेटे को पुशअप करूंगा। तो वो धीरे धीरे, सपोज मैं कह रहा हूँ अगर मैंने 5 करोड़ ले लिया, मैंने एक ज़मीन लेना था, मैंने ज़मीन लिया, और मैं स्टार्टअप के लिए सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी के लिए मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया, ये कर लिया, एंड देयर आई विल स्टार्टअप विथ माय फंड्स। मैं फंड्स को पुशअप करके उसको स्टार्टअप करूँगा। देयर आफ्टर मैं बैंक्स के पास जाके उसको स्टार्टअप लोन एंड और एक OD फॉर्मेट CGTMSE के लिए मैं उसको कन्वर्ट करूँगा। नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा जो समझ पाया हूँ आपकी बात से, जो कि भी आप जैसे स्टार्टअप के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है उसमें सबसे एक मेजर पॉइंट होता है कि ऑन कंट्रीब्यूशन या मार्जिन मनी। एग्जैक्टली वो सेविंग कई लोगों के पास नहीं होती है, और जब हम स्टार्टअप के लिए जाते हैं तो स्टार्टअप के केस में आइडल रेशियो में हमें 1/3 जो है मार्जिन मनी कस्टमर का चाहिए होता है। 2/3 हम फाइनेंस कर लेते हैं, और 1/3 की जो रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर की तरफ से इनिशिएटिव चाहिए होता है कि वो अपना पैसा लगाए। तो ऐसे सिचुएशंस में उनके पास सेविंग्स उस लेवल पे नहीं होती कि 1/3 जो है या 1.5-2 करोड़ रुपया होगा। जैसे बोला मैंने आपको। पर एक चीज और मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ सर, अगर हम उस कैटेगरी में जाते हैं तो वो थोड़ा रॉन्ग फाइनेंसिंग नहीं हो जाती है
बिकॉज सी ड्रॉपलाइन ओडी इज मोर और लेस लैब की एक फॉर्म होती है, एंड लैब इज ए लॉन्ग टर्म लोन, एग्जैक्टली। ठीक है। और जब आप स्टार्टअप जाते हैं तो स्टार्टअप में हर तरह का जो फाइनेंसिंग है, 2-3 तरह की फाइनेंसिंग जैसे हम करते हैं लैंड बिल्डिंग के लिए, मशीनरी के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। तो लैंड बिल्डिंग और मशीनरी तो चलो ठीक है, टर्म लोन की शेप में आता है हमारे पास, तो वहाँ वो जस्टिफाई हो जाता है। बट वर्किंग कैपिटल के लिए कैसे, मतलब और फिर अगर मान लो दूसरा एक अगर हम इस केस में लैंड बिल्डिंग तैयार हो गई है लैब के फॉर्म में, जो आपने डीओडी दिया, मशीनरी आ गई, सेटअप आ गई, अब वही कस्टमर जो है अप्रोच करता है कि आप अपने स्टार्टअप फाइनेंस कर दीजिए, और ये दिखाने की कोशिश करता है कि हमने सेल्फ फाइनेंसिंग की हुई है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये क्या डबल फंडिंग नहीं हो जाएगी? ये कस्टमर को डबल मार नहीं करेगा? एग्जैक्टली। इसका एक उपाय ये हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको एक डीओडी टाइप्स दिया हुआ है, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने उसके एट पार कंपनी लेके आए, देन दैट सेम फाइल कैन कम अप फॉर अ स्टार्टअप लोन। इधर आप उस स्टार्टअप से जो एग्जिस्टिंग लोन्स को उसको खत्म करके एक नया फॉर्मेट में आप उसमें, नहीं, वो इस शेप पे तो नहीं जाएगा सर। एक्चुअली क्या होगा कि लाइक स्टार्टअप से इट्स नॉट लाइक डेट कंसोलिडेशन, स्टार्टअप इज नॉट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेट कंसोलिडेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। स्टार्टअप तो बेसिकली डेडिकेटेड फंड है टू स्टार्ट अ बिजनेस। दैट मीन्स उसमें आपको एडिक्वेट फंड्स भी चाहिए, एडुकेट फंड्स चाहिए। और एडुकेट फंड्स बेसिकली, जैसे मैं बार बार बोलता भी हूँ, कई कस्टमर्स के साथ भी हम लोग जब मीटिंग पे जाते हैं, डिस्कशन होती है स्टार्टअप्स के लिए, तो अगर आपके पास अपना पैसा नहीं है तो स्टार्टअप नहीं करना चाहिए। देखो दैट इज योर परसेप्शन। बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर एक फैमिली के पास है कैपेसिटी है, सपोज वो अपने, मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसे बोला फॉर एग्जाम्पल एक सैलरीड आदमी जिसका 10 लाख का इनकम है, राइट, वो अपने रिजर्व्स को नहीं निकालना चाहता। एक बेटे को अपने सपोज अपने बेटे का एक नया स्टार्टअप करना जा रहा हो, सपोज अपने पूरा पूंजी अगर उसी में लगा दे तो ही माइट फेस सम लॉसेस, और इवन उसको पता नहीं कैसे आगे बढ़ेगा। सो व्हाट ही डज इज एक्चुअली ही कैन गेट सम लोन फ्रॉम हिज इनकम बेस, उसकी प्रॉपर्टी प्लेज करके उसके बेसिस पे हम उसको लोन दे दें। देयर आफ्टर वो अपना सारा स्टार्टअप का प्रोसेस चाहे 6 महीने लग जाए, चाहे 1 साल लग जाए, बिकॉज उसका स्टार्टअप जिस फैक्ट्री या जिस मॉड्यूल में लगा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक मॉड्यूल है, एक सेट ऑफ इंडस्ट्री में अपनी 2 महीने में जाके उठा के दे दोगे। नहीं, आप बोला कैपिटल रेज करके लाओ। ऑफकोर्स यू विल स्टार्ट समथिंग टू शो टू द वर्ल्ड दैट येस, ये मैंने स्टार्टअप किया हुआ है, दिस आर द माई अप्रूवल्स फॉर दिस स्टार्टअप, एंड ऑफकोर्स आफ्टरवर्ड्स मैं जैसे आपको बोला, then after that file can be moved to the next level। जी, इन दैट केस सर वो स्टार्टअप नहीं काउंट होगा, उसको हम एक्सपेंशन की मोड पे डालेंगे, विच कम्स एट, देखिए स्टार्टअप में भी ना बेसिकली 2 हम लोग शेप में इसको या 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम ग्रीनफील्ड बोलेंगे, तो जो आपने अभी तक बताया वो ग्रीनफील्ड का पार्ट था, यानी कि जीरो से स्क्रैच से कंपनी स्टार्ट हुई और उस कंपनी को उन्होंने सारा सेटअप किया, एंड एक लेवल पे आने के बाद नाउ दे आर सीकिंग फंड्स फॉर एक्सपेंशन, फर्दर एक्सपेंशन, या तो वो वर्किंग कैपिटल की शेप में होगा, या फर्दर मशीनरी ऐड करनी होगी, या कुछ भी एक्सपेंशन मोड पे आएंगे। तो जब ये एक्सपेंशन मोड पे आता है तो वो ब्राउनफील्ड स्टार्टअप काउंट होता है, ब्राउनफील्ड फाइनेंसिंग काउंट होती है। मतलब है कि मेरे कस्टमर लैब लेने के बजाय आपके पास आए, यस एग्जैक्टली, और आपको पूरा प्रोजेक्ट आपको प्रेजेंट करें, और प्रेजेंट करके आप उसको ब्राउन फाइनेंसिंग स्टार्टअप, ब्राउन फंडिंग, हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में ओके हमारे पास सीधा अप्रोच करें। यहाँ अगर मैं टेक्निकली देखूं तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमारे पास स्टार्टअप के लोग आते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि लाइक लोगों को समझ ही नहीं होती है कि मैं स्टार्टअप करना क्या चाह रहा हूँ। मतलब एक तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कॉस्ट एवेल्युएशन नहीं होती है, फंड मैनेजमेंट का कोई आइडिया नहीं होता है कि भाई लेट्स सपोज एक फैक्ट्री में शटर लगना है, ठीक है, अब वो शटर की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। अब मान लो कल की डेट में कोई एडिशनल कॉस्ट आ गई, लाइक कोई नॉर्म चेंज हो गई गवर्नमेंट की,
जिसमें आपको एक फैक्ट्री लगानी है और उस फैक्ट्री में एक एक्स्ट्रा कोई अप्रूवल लेना पड़ गया। उस एक्स्ट्रा अप्रूवल के लिए 2 महीने एक्स्ट्रा लगने हैं और 2 महीने के साथ साथ आपने उसकी कुछ कॉस्ट है, आई डोंट लेट मिनिमम गवर्नमेंट कॉस्ट है तो लेट्स सपोज कि वो 15,000 रुपये है, तो वो कैलकुलेशन नहीं होती है लोगों की। जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, जब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा आइडिया ये रहता है कि जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि भाई वो अपने सेविंग्स नहीं निकालना चाहता, फैमिली जो है ना अपनी सेविंग्स निकाल के नहीं देना चाहती, सेविंग निकाल के देंगी तो पॉसिबिलिटी है कि भी जो बच्चा है वो स्टार्टअप करे और वो फेल हो जाए। आइडियल सिचुएशन में स्टार्टअप्स काफ़ी फेल होते हैं, 60-70% का रेशियो है फेल होने का। तो अगर 67% स्टार्टअप्स फेल होते हैं तो आप समझ सकते हैं बैंक स्टार्टअप्स को थोड़ा हेजिटेट क्यों होते हैं फंडिंग करने में, क्योंकि बैंक चाहता है ट्रेडिशनल, बैंक जो फंडिंग करता है वो ट्रेडिशनल वे ऑफ फंडिंग है, तो सर इसमें सब कुछ दिखना चाहिए वहाँ पे। यहाँ पर हम ये चीज कहते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज है कस्टमर को, जैसे कस्टमर आप बता रहे हैं जो आइडिया के लिए आ अलावा रहा है, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं ना अभी, आइडिया के अलावा उनके पास कुछ नहीं है कि हमारे पास आइडिया है। भाई आइडिया है, यू डू अ जॉब यार, गेट सम मनी, कुछ अरेंज करो, अपना पैसा अरेंज करो, थोड़ा ही करो, जरूरी नहीं है सिंगल शॉट में ही आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाओ। गेट सम मनी, अर्न करो अपना पैसा अपनी मेहनत से कमाओगे, सेव करके लाओगे, उसको इन्वेस्ट करोगे स्टार्टअप में, तो 90% चांसेस जो है फेल होने के चांसेस हैं, खत्म हो जाते हैं। 90% चांसेस। अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से तो फेयर इनफ गोइंग फॉर लैब से बढ़िया है कि आप जाके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में आओ। अब यही गलती अगर आप मैं इस सिचुएशन को दोबारा से बैक में जाके डिस्कस करते हैं, तो इसमें क्या है, जैसे आपने अपने रिजर्व्स ना निकाल के और आपने लोन ले लिया अगेंस्ट दैट प्रॉपर्टी जो आपकी फैमिली ने बहुत अच्छे से अर्न करके बनाई थी। ऑल तो ठीक है, एक एंगल पे ठीक है कि उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी है, वो एक फिक्स इनकम उनके पास आ रही है, वो रिपे कर सकते हैं लोन, बट स्टिल वो उनके पास जो रिजर्व है वो उन पे जो इंटरेस्ट वो कमा रहे होंगे वो तो लोन से कम कमा रहे होंगे ना। तो इन दैट केस तो वो बेटर है कि आप रिजर्व्स को यूज करिए, प्रॉपर्टी भी सेफ रहेगी। यहाँ प्रॉपर्टी भी स्टेक पे लगा दी और इंटरेस्ट रेट भी जितना रिजर्व्स पे आप कमा रहे हो 7-8%, आइडियल सिचुएशन में वही एफडी का रेट आज के दिन में 7-8% है, पीपीएफ जीपीएफ में भी 8% के आसपास का रेट है, हाँ 7 पॉइंट समथिंग। और आप जब लोन लेते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेंगे तो 9% प्लस है, तो आप 2-2.5-3% एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। वही कैपिटल जो आपके पास अवेलेबल है वो सेविंग्स उधर ना लगा के आपने लोन लिया। लोन लेने में 2 प्रॉब्लम हुई, एक आपने प्रॉपर्टी फंसा दी, दूसरी आपने महंगा रेट ले लिया, इंटरेस्ट जो आपके पास पूंजी अवेलेबल थी वही पूंजी आपने लोन पे उठाई और महंगा। आपका कहने का मतलब है वी बिफोर गोइंग इनटू से वी कैन फाइल बना के हम एक स्टार्टअप के लिए लोन देख सकते हैं। एक्चुअली हम बैठे, हम डिस्कस करें, हमारे पास आए कस्टमर, हम बताएंगे कि आप इस तरीके से चलिए, आप एक एक चीज का एनालिसिस हम करके देंगे कि नहीं आप इस पॉइंट को ऐसे से देखिए, इन कॉस्ट को इस तरीके से ऐड कीजिए। अभी एक रिसेंटली का मैं एग्जांपल दूं तो एक हमने राइस मिल सेटअप किया था अभी सोनीपत में, तो उस सेटअप में हम डे 1 से उनको कह रहे थे कि भाई आपको जो है ना इसमें फायर सेफ्टी का लाइसेंस मतलब अप्रूवल बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट से जो भी एप्लीकेबल गवर्नमेंट होती है वहां से लेना होता है। सर नहीं सर, हमारे चाचा का राइस मिल चल रहा है, हमारे उसका राइस मिल चल रहा है, उसका राइस मिल चल रहा है, एंड उन्होंने कोई नहीं ले रखा। तो हमने कहा जी हम स्टार्टअप में दे रहे हैं तो बैंक इसके लिए मांगेगा, तो पार्टी थोड़ी सी नहीं सर नहीं चले, हम मैनेज कर लेंगे, ये कर लेंगे। बट हमने जो है उस पर्टिकुलर प्रपोजल में क्या किया, हमने टेंटेटिव आइडिया था हमें कि 20 से 25 लाख रुपए फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स और सारा फिटिंग में लग जाएगा। तो हमने क्या किया, उसको कंटीजेंसी फंड में रिजर्व करके मतलब एडिशनल फाइनेंस करवा के रख लिया। तो जब कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करने की बात आई तो पार्टी ने बोला जी बैंक को कि भी आप हमें जो है लिमिट वगैरह रिलीज कर दिए ताकि हम कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। तो बैंक वेरीफाई करने गया, वेरीफाई करने जाते हैं फैक्ट्री में तो देखते हैं फायर फिटिंग तो लगी नहीं। दिमाग चालू कि भैया कैसे, ये तो बोला गया था। देन दे अप्रोच अस कि सर वो फायर के लिए पैसे चाहिए, वो तो बैंक वाले फायर फिटिंग मगर आपने मना किया था। अब नाउ द पार्टी इज बिहाइंड द बैंक कि जी अब फायर फिटिंग के पैसे आप दो। जी हमने तो प्रपोजल में डाला ही नहीं है क्योंकि आपने मना किया था। आप जब स्टार्टअप के लिए या किसी भी चीज़ के लिए बिजनेस फाइनेंसिंग में स्पेशली जब आप बिजनेस के लिए किसी भी तरह का फंड चाहते हैं, चाहे आप वर्किंग कैपिटल चाहिए या स्टार्टअप चाहिए या कुछ भी और, तो स्पेसिफिक यूजेस के लिए पैसा मिलता है, मल्टीपर्पज यूज के लिए पैसा नहीं मिलता। इसका मतलब इसमें प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है। कई केसेस में प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, कई केसेस में जरूरत है।
तो इस केस में क्या हुआ कि बैंक भी अगेन वही बात थी कि भाई हमारे पास तो ना तो प्रपोजल नोट में लिखा हुआ है कि हमने फायर फाइटिंग के लिए पैसा देना है, ना आपने कोई परफॉर्मा इनवाइस या कुछ कोटेशन दी है हमने फायर फाइटिंग की। तो ऑल्दो गवर्नमेंट से जो अप्रूवल चाहिए था वो अप्लाई करवा दिया था हमने डे 1 पे कि भाई अप्लाई जरूर कर दो आप, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में कमर्शियल ऑपरेशन ही 6 महीने 8 महीने डिले हो जाए। अब वो जब हमारे पास आए तो बैंक ने अप्रोच किया कि यार इसमें कैसे किया, इसमें कैसे किया। देन वी सजेस्टेड देम कि हमने ये पैसा रिजर्व किया था कॉन्टिजेंसी फंड में डाल के, क्योंकि पार्टी एग्री नहीं हो रही थी, ना वो कोटेशन दे रही थी, अगर हम चलाएंगे ऐसे। आपने पहले से इसका एक आइडिया मतलब प्लान हमारे पास, प्लान बी आपने प्लान रखा बी हुआ। हमारे पास पहले से ही था। यहाँ पर सर वही आ रही थी ना कि कस्टमर ने रिसर्च नहीं किया या कस्टमर की नॉलेज नहीं थी। अब अगर वो इस तरीके के पर्पस पे जब लैब लेने के लिए जा रहा है तो कस्टमर ने ये रिसर्च नहीं किया फ्रॉम द डे 1 ही और शी हैज टू पे द EMI, तो उसका स्टार्ट हो गया। और अब इन दिस पर्टिकुलर केस तो मैं जो राइस मिल वाला बता रहा हूँ सर, उनकी फैमिली में 4 मिल चल रहे हैं राइस मिल, सेम होने के बावजूद उनका एनालिसिस नहीं था। तो ये प्रॉब्लम आती है जब आप स्टार्टअप के लिए जाते हैं। और कई बार क्या होता है, आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम और बताऊं, स्टार्टअप में एक बार फाइनेंस हो गया, ठीक है, तो वो फाइनेंस फर्स्ट टाइम जब फाइनेंस होगा तो वो 2-3-4 साल की प्रोजेक्शन के हिसाब से बनेगा कि भाई आज जब हम 0 पे बैठे हैं तो इस साल इस डेट में कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होगा, इस डेट में EMI पे करना शुरू करेंगे और इस तरीके से होगा। तो उसमें किसी भी कारणवश डिले हो जाते हैं, किसी भी कारणवश प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो टेक्निकल NPA की स्थिति में चला जाता है, ठीक है, या पार्टी जो है स्ट्रेस में आ जाती है। तो जब तक वो प्रोजेक्शन मीट नहीं करता है, क्योंकि नए स्टार्टअप पे आप एक बार पैसा ले चुके हो और स्टार्टअप में सब कुछ प्रोजेक्शन पे हो रहा है, ठीक है, और एक बार बिजनेस अगर स्टार्ट हो गया देन कोई भी फाइनेंसिंग परफॉर्मेंस बेस होगी, समझे नहीं। अगर आपने स्टार्टअप पे तो हमने 0 बिजनेस पे आज की डेट में स्क्रैच से स्टार्ट करके पैसा दे दिया प्रोजेक्शन बेसिस, बट इन बिटवीन अगर आपने स्टार्टअप टाइमली नहीं किया, प्रॉपर तरीके से फाइनेंस जो फंड्स का यूटिलाइजेशन नहीं किया और आप कहीं स्टक हो गए, ठीक है, ड्यू टू प्रोजेक्ट डिले हो गया या कैलकुलेशन गलत थी, आप अगर डिले हो गए बीच में, अब काम शुरू हो चुका है, कंपनी शुरू हो चुकी है, ठीक है, और प्रोजेक्शन मीट नहीं होंगी तो एग्जिस्टिंग बैंक आपको फाइनेंसिंग एक्सटेंशन करेगा नहीं कि भाई क्यों करूं भाई, आपने जो प्रॉमिस किया था, जो आपने लिख के दिया है सब कुछ, उसके हिसाब से आपने प्रोजेक्शन मीट नहीं करी। और नए किसी फाइनेंसर के पास जाओगे तो उसको परफॉर्मेंस नहीं नजर आएगी, जितनी फाइनेंसिंग आपने ले रखी है उसके लेवल की फाइनेंसिंग नजर नहीं आएगी। तो बहुत सारी यूनिट्स इस जगह आके फंस जाती हैं। हम इन चीज का भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, अगर इसमें से आई थिंक 70 नहीं तो 60% भी अगर ढंग से देखा तो स्टार्टअप लोन तो आ ही सकता है। हाँ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो मैं ईमानदारी से बताऊं तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि RBI को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे बैन लगा देना चाहिए। एक्चुअली इससे फंड्स का बहुत ज्यादा मिसयूज होता है। ये कहने को मल्टीपर्पज यूज है, एंड यूज ट्रैक होता नहीं है और मिसयूज होता है। आपने भी देखा होगा। बिल्कुल डाइवर्जन ऑफ फंड्स ऑफ कोर्स। जब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी स्टार्टअप की, तो जितना पता चल रहा है कि मैं थिंक सो अराउंड 50% फाइल तो शायद स्टार्टअप के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं हम लोग। हाँ। क्योंकि हाफ ऑफ द इनकम ये लोग लैब तो इसीलिए स्टार्ट करते हैं, नया मशीनरी डालना है या नया मशीनरी लोन की जगह जहाँ मशीनरी लोन 6-7 साल के लिए लेना चाहिए क्योंकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है। अब कंपनीज एक्ट में तो 3 साल 4 साल में आपको जो है डेप्रिसिएशन मतलब जो मशीनरी है उसको 0 करके और फिर दोबारा से रिवेलुएट करवाना पड़ता है डेप्रिसिएशन की। अगर हम बात करें तो एक मशीनरी लोन जो 6-7 साल में आपका खत्म हो जाना चाहिए, उसके लिए लोग लैब ले लेते हैं 15 साल का लोन। बहुत सारी, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी कैलकुलेशंस जो हैं लोग ढंग से नहीं करते हैं, प्लानिंग ढंग से नहीं होती है और इस तरीके से जो है ना स्टार्टअप्स कई बार फेल हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन जैसे आप लोगों से यही होगा कि जैसे आप रिटेल में डील करते हैं, हाई नेटवर्थ कस्टमर्स से डील करते हैं और लैब में मेजर फोकस आपका रहता है। काफ़ी सारे कस्टमर्स को आपने बिजनेस लोन भी दिलाए हैं, पहले आप बिजनेस लोन भी करते थे, तो बिजनेस लोन भी बेसिकली हार्मफुल है बिजनेस के लिए। जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं बिजनेस लोन, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस लोन जो शॉर्ट टर्म 3-4 साल के लोन होते हैं उनके बारे में बात करें, वो भी हार्मफुल होते हैं। तो अगर आप उन कस्टमर्स को प्रॉपर गाइडेंस देके एक सस्ता लोन और एंड यूज स्पेसिफाइड लोन, ताकि कल को उनको फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, स्ट्रेस में ना आए कभी पार्टी, तो वो सारी चीज़ अगर आप इन इश्यूज को एड्रेस करते हो तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। नॉट ओनली कि हमारा काम ग्रो करेगा, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, बट ऑब्वियसली जनरल पब्लिक को हम एक हेल्प भी करेंगे।
करेक्ट पाथ भी मिल जाएगा बेसिकली। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा सर, डिस्कशन काफ़ी हो जाएगी, तो इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं। ऐसी ही वीडियो हम फिर दोबारा लेके आएंगे, और ज़्यादा जानकारी के लिए, हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए।